नमस्कार, हमारे खास शो तब क्या होगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। देश में चाइल्डलेस कपल्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत की 2011 की जनगणना में 40 साल से ऊपर की महिलाओं में 7.9% संतान विहीन पाई गई थी। ये अनुपात समय के साथ बढ़ा है। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि 2019 से 2021 में हुआ, भारत में 12% महिलाएं शादी के बाद भी बिना बच्चों के रहती हैं। इस हिसाब से 12% मैरिड कपल्स चाइल्डलेस यानी बिना बच्चों के हैं। देश में अब स्वेच्छा से बच्चा न रखने का भी चलन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कपल्स के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि हमारी संपत्ति और हमारी मेहनत की कमाई का वारिस कौन होगा। इसी अहम विषय पर आज हम अपने शो में चर्चा करने वाले हैं। तो अपने इस शो में हम बात करेंगे चाइल्डलेस कपल्स के लिए एस्टेट प्लानिंग आखिरकार क्या हो सकती है, वहीं बिना बच्चों के कैसे सुरक्षित करें भविष्य। अगर बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं चाहते हैं तो भविष्य कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। बच्चे नहीं तो संपत्ति का वारिस आखिरकार कौन बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और एस्टेट प्लानिंग का क्या है सही तरीका, तो सही तरीका जानना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा वसीयत बनाम ट्रस्ट बेहतर आखिरकार क्या है, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो तमाम बातों का जिक्र आज हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुंबई के रहने वाले 52 वर्षीय कपल से आपको मिलवाते हैं जिनके कोई बच्चा नहीं है। राजेश और अनीता की शादी को 25 साल हो चुके थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अभी काफी वक्त है और एस्टेट प्लानिंग को टालते रहे। अचानक राजेश का निधन हो गया और अनीता अकेली पड़ गई। ना तो वसीयत बनी थी और ना ही फैमिली ट्रस्ट। नतीजा, उनके भाई बहनों और दूर के रिश्तेदारों ने संपत्ति पर दावा ठोक दिया। लंबा कानूनी विवाद शुरू हो गया। अगर समय रहते वसीयत या फैमिली ट्रस्ट बना लिया जाता तो ये विवाद टल सकता था। तो आपके सामने भी ऐसी कोई परेशानी ना आ जाए, उसके लिए आप कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं, कैसे आपको एस्टेट प्लानिंग करनी है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर दीपक जैन जुड़ रहे हैं, फाउंडर डायरेक्टर नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस। सर, आपको एस्टेट प्लानिंग और फैमिली वेल्थ मैनेजमेंट में 20 साल का अनुभव है और हजारों परिवारों को सही सलाह देकर उनके भविष्य को भी सुरक्षित आपने बनाया। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, चाइल्डलेस कपल्स की हम बात कर रहे हैं। एस्टेट प्लानिंग उनको कैसे करनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है उनके लिए? तो चाइल्डलेस कपल्स के लिए एस्टेट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। राइट, तो बच्चे आपका सपोर्ट सिस्टम है, वो सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं है। आप एज कपल्स ही एक दूसरे का ध्यान रखते हो। बिल्कुल। राइट, अब आप दोनों में से कोई किसी एक को कुछ हो गया तो आपका पार्टनर अकेला रह जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आप दोनों को कुछ हो गया, अब आपकी संपत्ति का क्या होगा। ये सब रीजंस बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तीसरा भी है कि अगर आप दोनों एक एज में पहुंच जाते हो जहां पर आप अपना ध्यान नहीं रख सकते, तो आपका ध्यान कौन रखेगा, और उससे भी इम्पोर्टेंट है क्यों रखेगा। बिल्कुल। राइट, तो अब अगर आप अपनी वेल्थ को इंसेंटिव की तरह यूज करना चाहते हो, जिसके कारण कुछ व्यक्ति आपका ध्यान रखें उस स्थिति में, तो उसको कैसे रखना चाहिए अंदर, तो वो सब चीज़ें आपको जरूर सोचनी चाहिए। राइट, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट है कि अगर आप कुछ नहीं करा तो जो होने वाला है वो शायद आपको एक्सेप्टेबल ना हो। बिल्कुल। तो उसको चेंज करने के लिए अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, आपकी अलग अलग स्थितियों में संपत्ति और वेलफेयर का ध्यान रखने के लिए एस्टेट प्लानिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब सही समय सर क्या है इसका करने का, कब से शुरुआत कर सकते हैं, कब से विचार विमर्श करें? तो ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है कि आपको एस्टेट प्लानिंग कब करनी चाहिए। भाई, डेथ से पहले करनी चाहिए। और अगर आपको इस बारे में कोई संशय हो कि कब से करनी है, तो एक पेज पे अपनी डेट ऑफ डेथ लिख दो, आपको पता चल जाएगा कब से करनी चाहिए। यानी कभी भी स्टार्ट इसको, लेकिन कभी जितना नहीं, जितना कभी, जितना कभी जल्दी। नहीं, आज कभी भी के चक्कर में तो आज तक नहीं करी। आज से अच्छा दिन ही नहीं है एस्टेट प्लानिंग करने का, है ना। जो लोग वेट करते हैं उसके परिवार को इसकी सजा मिलती है ना, क्योंकि वो जब दिन आता है आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, आपकी एस्टेट प्रिपेयर्ड नहीं होती, आपकी वेल्थ प्रिपेयर्ड नहीं होती, आपकी फैमिली प्रिपेयर्ड नहीं होती, क्योंकि आपने वो प्लानिंग ही नहीं करी। तो करना तो अभी चाहिए, चाहे आप चाइल्डलेस कपल हो या ना हो।
सबको करनी चाहिए। बिल्कुल, सबको करनी चाहिए और बाद का इंतज़ार ना करें, और इस बात का भी इंतज़ार आप ना करें कि हम कब करेंगे या बाद में करेंगे, अभी आप कर लीजिए, जैसा कि डॉक्टर जैन आपको बता रहे हैं। अब सिर्फ बिना बच्चों के जो कपल्स हैं वो किन विकल्पों पर विचार कर सकते हैं? क्या ऑप्शंस उनके पास हैं? नहीं, तो उन पे ऑप्शंस क्या है कि सबसे पहले हमें एक दूसरे को सुरक्षित करना है, राइट। तो सबसे पहले है मिरर विल, राइट। मिरर जॉइंट विल बनानी चाहिए। मिरर विल मतलब क्या? मेरे पास सब कुछ तुम्हारा, तुम्हारे पास सब कुछ मेरा। तो एक मिरर विल बनेगी जो जॉइंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, राइट। जिसकी एक खूबी होती है, और खूबी क्या होती है? अगर आपने जॉइंट मिरर विल बनाई, जॉइंट मिरर विल का मतलब यहाँ पे मेरी जॉइंट रेसिप्रोकल विल, और एक पार्टनर की डेथ हो गई तो सर्वाइवर उस विल को चेंज नहीं कर सकता, ये लॉ है। हस्बैंड और वाइफ ने विल बनाई, हस्बैंड ने अपना सब कुछ वाइफ को दिया, वाइफ ने अपना सब कुछ हस्बैंड को दिया। अब ये चाइल्डलेस कपल हैं, इन्होंने कहा हमारी डेथ के बाद, दोनों की डेथ के बाद 50% जो वेल्थ है वो हस्बैंड के भाई के बच्चों को जाएगी, और 50% वेल्थ वाइफ के भाई के बच्चों को जाएगी। हस्बैंड की डेथ हो गई तो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो गई? वाइफ की। अब वाइफ चाह कर भी ये परसेंटेज चेंज नहीं कर सकती, वो विल बाइंडिंग हो गई उसके ऊपर। तो इसलिए वो मिरर जॉइंट विल आपको बनानी चाहिए, क्योंकि जो आप दोनों के बीच में समझौता हुआ, उसे कहते हैं इम्प्लाइड ट्रस्ट। आप दोनों ने एक दूसरे पे विश्वास किया और इस बात पे विश्वास किया कि हम दोनों के बाद ये होगा। एक की डेथ के बाद सर्वाइवर वो विश्वास नहीं तोड़ सकता। तो पहली चीज आपको जरूर बनानी चाहिए वो है मिरर विल, विच इज अ जॉइंट मिरर विल, जॉइंट रेसिप्रोकल विल। दूसरी चीज इनकैपेसिटेशन की आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि हम दोनों में से किसी एक को फिजिकली और मेंटली इनकैपेसिटेट हो गए, वो कोमा में चले गए, पैरालिटिक हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गए, तो ऐसी स्थिति में जो मेरा सर्वाइविंग पार्टनर है उसको राइट कैसे मिलेंगे मेरी संपत्ति को ऑपरेट करने के? क्योंकि आपके जो सिंगली ऑपरेटेड बैंक अकाउंट्स हैं, सिंगली हेल्ड म्यूचुअल फंड फोलियो है, तो उसमें कुछ हस्बैंड के नाम होंगे, कुछ वाइफ के नाम होंगे, कुछ जॉइंट होंगे। जो जॉइंट है उसमें तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें तो आइदर सर्वाइवर है, सर्वाइवर ऑपरेट कर लेगा। पर जो हस्बैंड के नाम है और हस्बैंड को कुछ इनकैपेसिटेशन हो गई तो वाइफ कैसे ऑपरेट करेगी? वाइफ के नाम है तो हस्बैंड कैसे ऑपरेट करेगा? तो उसका अधिकार देने के लिए आपको स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर अटॉर्नी बनानी पड़ेगी, राइट। तीसरा रिस्क क्या है कि हम दोनों की मृत्यु के बाद क्या हमारी संपत्ति हमारे परिवारों के लिए विवाद का कारण बनेगी या नहीं, राइट। उसके लिए आपको वो एग्रीमेंट आज क्रिएट करना पड़ेगा, और ये चाइल्डलेस कपल्स के लिए एग्रीमेंट क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर परिवार वाला सदस्य उनकी संपत्ति पे अपना अधिकार समझता है, क्योंकि उनके बच्चे तो हैं नहीं। बिल्कुल। तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना किसको क्या दें, और वो अभी कैसे बताऊं कि तुम्हें क्या दे रहा हूं। वो तो कोशिश करते हैं कि वो उम्मीद बनी रहे और आखिर में पता चले, राइट। पर वो आखिर में जब पता चलता है तो वो आपके परिवार में लड़ाई का कारण बन सकती है, और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारी संपत्ति हमारे परिवार में, चाहे वो हमारी इमीडिएट फैमिली ना हो, विवाद का कारण बने। तो जो एग्रीमेंट क्रिएट करना है ना कि हम दोनों की मृत्यु के बाद ऐसा होएगा, उसकी बाइंग, उसकी एक्सेप्टेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मैं बहुत सारे चाइल्डलेस कपल्स के लिए मैं एस्टेट प्लानिंग करता हूँ, और उनमें से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट में भी नाम नहीं लिखते किसको क्या मिलेगा, ABCD लिख देते हैं। अच्छा। और साथ में एक एनेक्सर लगा देते हैं कि A का मतलब ये व्यक्ति है, B का मतलब ये है, C का मतलब ये है, और वो मेरे को भी नहीं बताते। वो कहते हैं हम लिख देंगे A कौन है, B कौन है, C कौन है, आपको भी नहीं पता होगा, तो हम बिल्कुल सेफ हैं, किसी को नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके परिवार को पता चले हम किसको क्या दे रहे हैं, राइट। अब इन कपल्स में इंसेंटिव देना, जैसे मैंने कहा ना, बहुत जरूरी है उस व्यक्ति को जो आपकी सेवा करे आखिर में, क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन से शायद सेवा नहीं होगी, सेवा शायद कुछ मिलने की आशा से ही होगी ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि आपके अपने बच्चे तो हैं नहीं, बिल्कुल, राइट। तो अगर सपोज आप अपनी संपत्ति अपने भाई के 3 बच्चों में बांटना चाहते हैं, राइट, और आप कहते हैं जी हम तो बराबर बांटेंगे। अब आप बराबर दोगे
तो जिसको जिसने सेवा करी, जिसने नहीं करी, उसको भी बराबर मिल रहा है, तो सेवा का इंसेंटिव क्या है? तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपके भाई के 3 बच्चे हैं, आपको आप दोनों ने तय किया कि उन्हीं को देना है, तो आप 3 की जगह 4 हिस्से करो प्रॉपर्टी के, और एक हिस्सा तो तीनों का कंफर्म्ड है, एक हिस्सा फालतू उसको मिलेगा जो हमारी सेवा करे, और सर्वाइविंग स्पाउस पे ये अधिकार होगा डिसाइड करने का कि जो एक हिस्सा है वो किस पे जाएगा। जिससे कि बच्चों को ये लगे, उन बच्चों को वो लगे या उस परिवार को लगे कि अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो इन पे अथॉरिटी है हमें कुछ एक्स्ट्रा देने की, वो इंसेंटिव की तरह काम करेगा। मतलब ये सब बातें बोलने में अजीब लगती हैं कि लोग मतलब बोलना शुरू करेंगे कि पैसों के लिए कोई सेवा नहीं करता, पर प्रैक्टिकल लाइफ कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो आपको प्रैक्टिकल होना है, प्रैक्टिकल होना है, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप एक चाइल्डलेस कपल हैं और आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें और शुरू करें। बिल्कुल। और जॉइंट मिरर विल जो सर बता रहे हैं वो आपको बनाना है, लेकिन सर अगर मान लीजिए ऐसे परिवार हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं, चाइल्डलेस कपल्स हैं, तो वो विल और ट्रस्ट में क्या चूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर क्या है? तो देखिए, जनरली चाइल्डलेस कपल्स जो है ना, जो इनसे मैंने बात करी है, उनकी इच्छा क्या होती है कि हम दोनों के बाद एक पार्ट प्रॉपर्टी का तो हमारे परिवार में बट जाए और बाकी पार्ट से हम चैरिटी कर दें, है ना, क्योंकि समाज को दे दें, वापस कर दें। और कुछ लोग वो जो चैरिटी करते हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारा नाम भी रहे चैरिटी में, जब मतलब हमारा नाम तो सरवाइव करे। तो उसके लिए आप एक प्राइवेट कम चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं, जो कि आपके जीवित रहने तक प्राइवेट ट्रस्ट है, उसमें कोई चैरिटी नहीं है। आप दोनों के बाद एक भाग वो संपत्ति का आपके उन परिवार को दे देगी जिसको आप देना चाहते हैं, बाकी से ट्रस्टीज ही चैरिटी करते रहेंगे। और आप बता सकते हैं कि भाई मुझे किस टाइप की चैरिटी करनी है ना, मुझे बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करना है इस ट्रस्ट पे, इस संपत्ति से, है ना, मुझे ब्लाइंड लोगों के लिए काम करना है ना, मुझे कुछ स्कॉलरशिप्स देनी है। तो आप जो भी चाहेंगे आप इस ट्रस्ट में लिख सकते हैं, जिससे कि आप दोनों के बाद आपका नाम और आपका कार्य जीवित रहे। तो ये बहुत सारे चाइल्डलेस कपल्स को अच्छा लगता है इंश्योर करना कि हाँ, हमने ऐसा कुछ करके गए कि हमारी संपत्ति का समाज के लिए यूज हो रहा है और हम भला करके गए समाज का। बिल्कुल। और सर, क्या प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट इनके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं? हाँ, तो जैसे मैंने बताया, मैं प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनाए, उसमें आप अच्छा बेसिकली ट्रस्ट कैसे बनेगी, हस्बैंड और वाइफ सेटलर बन गए जिन्होंने ट्रस्ट बनाई, हस्बैंड और वाइफ ही ट्रस्टीज है और हस्बैंड एंड वाइफ ही बेनिफिशियरी है। दोनों में से एक की डेथ होती है तो बेनिफिशियरी तो दोनों में से एक बच गया, मैंने बेनिफिशियरी नहीं ऐड किया, ट्रस्टी मुझे एक और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट में हमेशा कम से कम 2 ट्रस्टी होनी चाहिए। तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है तो ट्रस्टी रही, और एक ट्रस्टी और ऐड कर दिया जो सर्वाइविंग स्पाउस ने चूज करा या मैंने अभी चूज कर ली। पर ऐसी स्थिति में जो सर्वाइविंग स्पाउस है उस पर वीटो पावर्स आ गई। वीटो पावर्स मतलब वो किसी भी निर्देश को जो दूसरे ट्रस्टी ने लिया उसको ओवररूल कर सकता है, कहता है मेरी चलेगी। अब स्थिति आई कि ये सर्वाइविंग स्पाउस की भी डेथ हो गई, मतलब आप दोनों की डेथ हो। अब आपके पास ऑप्शन है, अब बेनिफिशियरी किसको बनाते हैं। उसमें भी 2 ऑप्शन हैं। आप परिवार के सदस्यों को फिक्स्ड अमाउंट्स दे सकते हैं और इस ट्रस्ट को बंद कर सकते हैं। आप कहते हैं मुझे किसी को कुछ नहीं देना, ये सारा पैसा चैरिटी में यूज होगा, और वो चैरिटी किस टाइप की होगी उसके निर्देश दे देते हैं। और इसमें नॉन फैमिली मेंबर्स को या फैमिली मेंबर्स को ट्रस्टी बनाते हैं, जो कि उस चैरिटेबल पर्पसेस के लिए ही इस संपत्ति को यूज करेंगे। तो मेरी ट्रस्ट शुरू में प्राइवेट है, बाद में पब्लिक हो गई। मैं ऐसी सिस्टम भी बना सकता हूँ। ओके, बिल्कुल। लेकिन सर, अब ऐसे में मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई एस्टेट प्लानिंग कोई कपल कर रहा है, तो कोई ऐसी गलतियां हैं जो उनसे उनको बचना चाहिए? हालांकि कुछ चीज़ें आप बता रहे हैं कि जैसे जॉइंट मिरर विल जो है वो उनको बनानी चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर कपल्स करते हैं? तो सबसे पहले जो मिस्टेक्स कपल्स करते हैं, और मैं वो चाइल्डलेस कपल्स की नहीं बात कर रहा, जनरली कपल्स करते हैं, वो अपने पार्टनर से पैसे और संपत्ति की चर्चा नहीं करते, छिपा लेते हैं, चर्चा ही नहीं करते। हम मनी को ना हमने टैबू सब्जेक्ट बना रखा है कि पैसों की बात नहीं करते, पैसों में एज्यूम करते, राइट। पैसे में एजम्पशन नहीं चलती, बातचीत चलती।
दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मनी पर्सनैलिटी। हम एज इंडिविजुअल्स की ना सबकी एक मनी पर्सनैलिटी है। हमारा एक यूनिक रिश्ता है पैसों के साथ। हम में से कुछ लोगों को पैसा सेव करना अच्छा लगता है, बिल्कुल। कुछ लोगों को खर्च करना अच्छा लगता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसे को ना कंट्रोल करना अच्छा लगता है कि मेरे कंट्रोल में रहे। कुछ लोग होते हैं बड़े केयर फ्री अपने पैसों को, है ना। कुछ को अपने पैसे से रिस्क लेना अच्छा लगता है। कुछ लोग रिस्क एवर्स होते हैं, बिल्कुल भी खतरा नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। अब ये जो आपका रिश्ता है ना पैसे से, ये आपकी मनी पर्सनैलिटी कहलाता है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में कितने ऐसे कपल्स हैं जिनके स्पाउस की मनी पर्सनैलिटी उनसे अपोजिट है? जनरली एक सेवर होगा, एक स्पेंडर होगा। हाँ, जनरली होते हैं, राइट, जनरली यही होगा मेरी फैमिली में क्योंकि हैं। राइट। अब मनी बिकम्स द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कपल्स, और इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के दो एक ही तरीका है। पहली बात, आप एक्सेप्ट करें आपके स्पाउस ऐसे बिहेव इसलिए नहीं कर रहे कि उनको आपसे प्रॉब्लम है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और दूसरा, आप पैसों को डिस्कस करें, है ना। आप सेवर हैं, वो स्पेंडर हैं, तो कुछ चीज़ों में आप सेविंग करें, कुछ चीज़ में स्पेंड करें। एक कॉम्प्रोमाइज ही, मतलब मैरिज का दूसरा नाम कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज करें। तो पहली चीज़ है डिस्कस करें, फिर एग्रीमेंट बनाएं कि कल को हमें कुछ होता है, हम ये करना चाहते हैं, राइट। अगर मैं कपल्स के पास जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि भाई आपको कुछ होता है तो आप किसको क्या करना चाहते हैं ये लिखो। दूसरे कपल पार्टनर के पास गया, वो लिखो। अब उसमें 3 तरीके की चीज़ें आएंगी जो उन्होंने लिखा। एक ऐसी है जो दोनों हो सकती हैं, को एग्जिस्ट कर सकती हैं, भाई तुम्हारा भी लिखा हुआ हो सकता है, उनका लिखा हुआ भी हो सकता है, राइट। दूसरा ऐसा है जो कॉमन है, हम दोनों ही एक चीज़ चाहते हैं। और तीसरा है जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, वो ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, इनको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, राइट। और अगर आप चाइल्डलेस कपल हो तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है, क्योंकि आपकी अपनी फैमिली तो है नहीं, बिल्कुल, राइट, जो पर्सनल फैमिली, पर आपकी अपनी अपनी फैमिलीज हैं, राइट। तो हस्बैंड जाएगा, सब कुछ मेरी फैमिली की तरफ जाए, वाइफ जाएगी, सब कुछ मेरी फैमिली की तरफ जाए। अब तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। तो और जो बाद में जाए उसके हाथ में नहीं छोड़ सकते, राइट। तो वो आपको जरूर सोचना होगा। तो पहली चीज़ ये है कि आप बात करें, डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए, राइट। आप परिवार को देना चाहते हैं, चैरिटी में देना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले चाइल्डलेस कपल, वो कहते हैं हम कुछ छोड़ के ही नहीं जाएंगे, राइट। पर मैं कहता हूँ ये इम्पॉसिबल है। किस दिन जीरो करोगे, किस दिन जीरो करोगे, डेट ऑफ डेथ तो पता ही नहीं, exactly. तो छोड़ के तो जरूर जाओगे। अब उस छोड़ के जाने पे क्या होगा ये डिसाइड करना बहुत जरूरी, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, वो अलग है, राइट। ऐसे कपल्स कई बार बच्चे अडॉप्ट भी कर लेते हैं। अब वो जो बच्चा है वो आपका लीगली बच्चा बन गया, अब उसको सब कुछ मिल जाएगा आपके बाद, अगर आपने विल नहीं बने, राइट। अब आपको क्या डर है कि किसी ने आपको बच्चा अडॉप्ट इसीलिए कराया क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। तो वो चीज़ भी आपको सोचनी होगी कि उसको कैसे कंट्रोल करें कि वो बच्चे को ही मिले, बच्चे के ओरिजिनल परिवार को ना मिले। तो ये सब चीज़ें सोचनी होती हैं इन पेरेंट्स को जो चाइल्डलेस कपल्स हैं, और ये इस टाइप की गलतियाँ करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है सर मेरा। मान लीजिए कि कोई भी जैसे अगर चाइल्डलेस कपल है, वो एक बच्चा अडॉप्ट उन्होंने कर लिया है, लेकिन बाद में क्या ऐसी भी कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि बाद में विल नहीं बनाई, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ और बाद में क्लेम कर दिया बच्चे के थ्रू ही प्रॉपर्टी पे? नहीं, तो अगर आपने एक बार बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो आपका बच्चा लीगली हो जाएगा, लीगली आपका बच्चा, अगर लीगली अडॉप्ट किया है ना। एक एडॉप्शन होता है जो मान लिया कि मेरा बच्चा है, उससे कोई नहीं बच्चा बनता आपका। स्पेशली नॉन हिंदूज में, हिंदूज में सेरेमनी से बच्चा अडॉप्ट हो जाता है। पंडित जी ने बच्चा आपकी गोदी में बिठाया, कुछ मंत्र बोले और वो किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, अब ये लीगल अडॉप्शन है, इसको अडॉप्शन की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट में स्टैंड करेगा। पर मुस्लिम और क्रिश्चियन में नहीं है ये। मुस्लिम और क्रिश्चियंस में कोई सेरेमनी नहीं है, प्रथा नहीं है अडॉप्शन की, तो वहां पर तो लीगली डॉक्यूमेंटेड अडॉप्शन ही वैलिड डॉक्यूमेंट। पर एक बार बच्चा अडॉप्ट हो गया
तो ही हैज और शी हैज ऑल द राइट्स इन योर प्रॉपर्टी एज इफ इट वाज योर बायोलॉजिकल बॉर्न चाइल्ड। तो उसकी संपत्ति पे तो पूरा राइट है। और संपत्ति पे राइट किसका होता है? अगर आप एक हिंदू हैं और पुरुष हैं तो आपकी मदर, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, ठीक है। अब आपने बच्चा अडॉप्ट कर लिया, वाइफ नहीं रही, मदर नहीं रही, तो सारा इस बच्चे का है। बच्चे के पास। हाँ, अगर आपकी डेथ होती है और वाइफ और मदर और बच्चे तीनों हैं तो 1/3 ईच है, राइट। तो आपको उन स्थितियों में एडॉप्शन पे भी सोचना पड़ेगा। पर मेरा एडॉप्शन से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि चाइल्डलेस कपल्स को एडॉप्ट कराए जाते हैं बच्चे, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, इस बच्चे के थ्रू हम प्रॉपर्टी ले लेंगे। उन स्थितियों से बचने का आपको तरीका सोचना होगा, राइट। तो उसके लिए वो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट है कि उसमें आपने बच्चे को दिया, राइट दिया टू गेट इन फ्यूचर, पर वो राइट विथ कंडीशंस है। इसकी शादी होगी इतना दूंगा, इसकी पढ़ाई होगी इतना दूंगा, इसका घर बनाएगा इतना दूंगा, तो वो दूसरे परिवार पे नहीं जा सकती। राइट, बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे, अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। और देखिए, आपको पूछना क्या है वो हम आपको बता देते हैं, कैसे आप पूछ सकते हैं डॉक्टर जैन से आप अपने सवाल, और साथ ही आप हमारे शो में भी अपने सवालों को भेज सकते हैं। आपके मन में अगर कोई डाउट है, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, एक्स हैंडल के ज़रिए, आपको बस करना इतना है, आपको टाइप करना है एस्टेट और व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, एक्स हैंडल के ज़रिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है उसके डिस्क्रिप्शन में भी देखिए डॉक्टर जैन का नंबर हमने शो कर रखा है, मेंशन कर रखा है, आप डायरेक्ट उनसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कुछ सवाल सर आ गए हैं द बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, वो हम शामिल कर लेते हैं अपने शो में। दिल्ली से सुरेश कुमार हैं सर, वो पूछ रहे हैं कि हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं है, हमें एस्टेट प्लानिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए? सुरेश जी, सबसे पहले आप, जैसे मैंने पहले कहा, आपको अपनी वाइफ से डिस्कस करना है कि अगर आपको कुछ हो जाए, चाहे इनकैपिटेशन हो, चाहे आपकी डेथ हो, तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले इनकैपिटेशन की प्लानिंग करनी चाहिए कि आप इनकैपिटेट हो गए, आप कोमा में चले गए, पैलेटिव हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गए, तो ऐसे में आपके स्पाउस आपकी संपत्ति को कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। फिर अगर आपकी डेथ हो गई तो ये कैसे इंश्योर करेंगे सारे स्पाउस को ही जाए। आप दोनों की डेथ हो गई तो कैसे इंश्योर करेंगे जो आप चाहते हैं वो। तो ये शुरुआत है, राइट। तो उसके लिए आप लिस्ट ऑफ एसेट्स बनाएं, स्थितियां बनाएं, क्या चाहते हैं ये बताएं, और एक एक्सपर्ट एस्टेट प्लानर से मिले कि मैं ये चाहता हूँ, अब इसको एनफोर्स करने का क्या तरीका है, लीगल तरीके से वो आपका सहायता करेंगे इसको एनफोर्स करने में। बिल्कुल। बेंगलोर से राधा सिन्हा पूछ रही हैं सर, क्या केवल नॉमिनी बनाना काफ़ी है या फिर विल भी ज़रूरी होता है? नहीं, हम बार बार इस शो में बोलते हैं कि नॉमिनी इज नॉट द ओनर ऑफ द फंड्स, नॉमिनी इज जस्ट द केयर टेकर और द कंट्रोलर ऑफ द फंड, राइट। नॉमिनी को राइट टू रिसीव है, राइट टू कीप नहीं है। कीप का राइट दे सकते हैं आप थ्रू अ विल, राइट। तो नॉमिनेशन से खाली नहीं काम चलेगा। हाँ, आप विल बनाएं और विल में जिसको संपत्ति दी है उसी को नॉमिनी बनाएं। जैसे कि कंट्रोल मिला नॉमिनेशन से, ओनरशिप मिली विल से, आप ये करें तो बहुत अच्छा होगा। राइट। पुणे से सर अजय मोरे पूछ रहे हैं कि हमारे पास संयुक्त प्रॉपर्टी है, क्या इसके लिए ट्रस्ट सही रहेगा? तो संयुक्त प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, राइट। अगर ये जॉइंट प्रॉपर्टी आपकी बात कर रहे हैं तो इसके लिए विल से भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं और कह सकते हैं हम दोनों के बाद ये होगा। और अगर आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो इसमें तो सर्वाइवर ओनर बन जाता है, पर आप अपने हिस्सा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में, अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकते हैं, तो उसकी विल बन सकती है। ट्रस्ट बनाने का रीज़न ये हो सकता है कि आप चाहते हैं कि हमारे बाद इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से इस्तेमाल करा जाए, या जिनको ये प्रॉपर्टी दी उनके ऊपर अगर कोई रिस्क आए वो इस प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर ना हो, उन रीज़न से आप ट्रस्ट भी बना सकते हैं, राइट। तो सर, अगर एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँ कि अगर चाइल्डलेस कपल हैं, वो अगर विल में एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो क्या उनको किसी तरीके की परेशानी आती है? कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान उनको रखना चाहिए एग्जीक्यूटर अपॉइंट करते टाइम? तो सबसे पहले एग्जीक्यूटर कौन होना चाहिए? आपका शुभ चिंतक होना चाहिए, राइट, जिसको आपका दर्द हो,
दूसरा, वो आपसे यंगर और हेल्दियर होना चाहिए, जिसके चांसेस टू सरवाइव आपसे ज़्यादा हो। एग्जीक्यूटर होता कौन है? आपका आफ्टर डेथ एजेंट, जिसके पास कानूनी अधिकार है आपकी विल को इम्प्लीमेंट करने। राइट। अब एक चाइल्डलेस कपल है, वो एग्जीक्यूटर बनाना चाहता है और उन्होंने जॉइंट विल बनाई, तो जॉइंट विल में सबसे बढ़िया एग्जीक्यूटर कौन है? सर्वाइविंग स्पाउस, बेनिफिशियरी। आपने कहा मेरे पास सब कुछ मेरी पत्नी का है, तो पत्नी को एग्जीक्यूटर बनाओ। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है? पर प्रॉब्लम यह है कि जब हम दोनों की मृत्यु होगी तब एग्जीक्यूटर कौन होगा? Exactly. तो उसके लिए शुभचिंतक चूज हो, अपने से यंगर और हेल्दियर चूज करो, और बेनिफिशियरीज को अवॉइड करो एग्जीक्यूटर बनाना। आप अपने 3 भांजों को प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहे हो, अब इन तीनों में से एक को एग्जीक्यूटर बना दिया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। बिल्कुल। हाँ, अगर आप एक ही बच्चे को दे रहे हो तो उसी को बना दो, अगर सिंगल बेनिफिशियरी है तो उसी को बना दो एग्जीक्यूटर। पर अगर सिंगल के से अलावा है तो कोई थर्ड पर्सन को चूज करो एज एग्जीक्यूटर। आपका वो लॉयर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है। अगर आप किसी थर्ड पर्सन को एग्जीक्यूटर बना रहे हो तो बहुत ज़रूरी है यू पे हिम फॉर दैट सर्विस, कि तुम इतनी मुसीबत मेरे लिए लोगे, इतना कुछ करोगे, तो ये तुम्हारा मेहनताना है इसका। और वो आप अमाउंट में या परसेंटेज में मेंशन कर सकते हो कि प्रॉपर्टी का 1% या 5 लाख रुपए इस कार्य के लिए आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से ये तरीके हैं जिसमें आप एग्जीक्यूटर, हाँ एग्जीक्यूटर बनाएं तो सक्सेसर एग्जीक्यूटर जरूर बनाएं, ऑल्टरनेट। पहली चॉइस ये, अगर ये मना कर दे तो ये ऑल्टरनेट रखना जरूरी, सक्सेसर एग्जीक्यूटर जरूर बनाना चाहिए, जिससे कि आपकी विल में जरूर एग्जीक्यूटर हो जब आपकी डेथ ना हो। तो इन बातों का खास ख्याल आपको रखना है जब आप एग्जीक्यूटर अपॉइंट करें। अब सर ऐसे में जो चाइल्डलेस कपल्स हैं, मान लीजिए उन्होंने वसीयत बनाई नहीं है, तो अब उस स्थिति में क्या होगा? संपत्ति का अधिकार किसके पास चला जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये डिपेंड करता है इन चाइल्डलेस कपल्स का रिलीजन क्या है। राइट। और मैं आपको अलग अलग रिलीजन में बताता हूँ क्या होगा। तो अगर आप एक हिंदू चाइल्डलेस कपल हैं और हिंदूज में मेल और फीमेल के अलग अलग लीगल हेयर्स हैं, बिल्कुल राइट। तो पुरुष के, एक हिंदू पुरुष जो चाइल्डलेस है, जो हस्बैंड है, उसकी डेथ हो जाए विदाउट अ विल, तो उसके लीगल हेयर कौन है? उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे। और अगर किसी बच्चे की डेथ हो गई है जिसके बच्चे या वाइफ अलाइव हैं, तो वो बच्चा भी लीगल हेयर है जिसकी डेथ हो गई। तो एक हिंदू पुरुष है जिसकी माँ जिंदा है, उसकी वाइफ जिंदा है, उसके 3 बच्चे हैं जो अभी जिंदा हैं, चौथे बच्चे की डेथ हो गई है जिसकी वाइफ और बच्चे भी जिंदा हैं। तो ऐसी स्थिति में इसके कितने लोग हैं? 1 2, मदर 1, राइट, वाइफ 2, 3 बच्चे 5, और एक बच्चा जिसकी डेथ हुई है वो भी है। इसकी संपत्ति 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाएगी। पर जिस बच्चे की डेथ हुई वो तो लेने के लिए नहीं है, बिल्कुल, उसके बच्चे और वाइफ में उसका 1/6 इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके। ये लीगल हेयर्स हैं, क्लास 1 लीगल हेयर्स हैं एक हिंदू मेल के लिए। अब बात करते हैं हिंदू फीमेल के लिए। अब हिंदू फीमेल के लीगल हेयर्स, अगर वो मैरिड है तो होते हैं उसके हस्बैंड और बच्चे। तो एक हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, 1/3 ईच है। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर हिंदू फीमेल और मेल को पता होनी चाहिए हिंदू फीमेल के लीगल हेयर्स के बारे में। पहली चीज़ क्या है, अगर एक हिंदू फीमेल की डेथ होती है जिसके बच्चे नहीं हैं, और हम चाइल्डलेस कपल्स की बात कर रहे हैं, और उसका हस्बैंड अलाइव है, तो जितनी प्रॉपर्टी उसको अपने हस्बैंड की साइड, पेरेंट्स की साइड से मिली, माता से मिली, पिता से मिली, भाई से मिली, बहन से मिली, ये सर्वाइविंग हस्बैंड को नहीं मिलेगी, ये वापस पेरेंट्स में चली जाएगी। अगर इस स्थिति को अवॉइड करना है तो इस फीमेल को अपने हस्बैंड के फेवर में विल बनानी पड़ेगी। तीसरी चीज़ क्या है, अगर हस्बैंड भी जिंदा नहीं है, वाइफ भी जिंदा, बच्चे भी जिंदा नहीं, बच्चे तो इनके है ही नहीं, और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जितनी प्रॉपर्टी इसने सेल्फ एक्वायर्ड करी हुई है हिंदू फीमेल ने, ये वापस हस्बैंड के लीगल हेयर्स में जाएगी, उसके माता पिता पे नहीं जाएगी, है ना। मैंने अपनी मेहनत से एक घर बनाया, फीमेल ने, है ना, बैंक में एफडी है 50 लाख रुपए की, ये मेरे माता पिता या मेरे भाई बहन को नहीं जाएगी फीमेल के, ये मेरे हस्बैंड के भाई बहन को जाएगी, मेरे हस्बैंड की मदर को जाएगी, मेरे हस्बैंड के फादर को जाएगी।
अगर इसको अवॉइड करना है तो विल बनाओ। विल बनाना पड़ेगा। तो ये हो गई हिंदू फीमेल के बारे में। अब बात करते हैं क्रिश्चियंस के बारे में। क्रिश्चियंस में मेल और फीमेल के सेम लीगल हेयर्स होते हैं। जैसे हिंदूज में तो अलग अलग थे, अलग अलग। लीगल हेयर्स कौन है? अगर एक क्रिश्चियन की डेथ होती है बिना विल बनाए तो 1/3 प्रॉपर्टी गोज टू द स्पाउस एंड 2/3 गोज टू द चिल्ड्रन। पर ये तो चाइल्डलेस कपल है, चिल्ड्रन नहीं है। हाँ। तो ऐसे में स्पाउस की प्रॉपर्टी 1/3 की जगह हाफ हो जाती है और बाकी हाफ फादर को चला जाता है ऑफ द डेड पर्सन। ओके। तो वाइफ की डेथ हुई तो हस्बैंड को हाफ मिला, बाकी हाफ वाइफ के फादर को। राइट। अगर फादर भी नहीं है तो मदर, ब्रदर और सिस्टर में फादर वाला शेयर डिवाइड हो जाएगा इक्वली। अगर आपको इसको अवॉइड करना है विल बना दो। अब आते हैं मुस्लिम्स में। राइट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। मुस्लिम्स में सुन्नी शिया में अलग अलग होता है। मैं आपको बेसिकली इंडिया में सुन्नी ज़्यादा है तो मैं सुन्नी में बता देता हूँ। तो मुस्लिम्स में शेयरर्स होते हैं और रेसिड्यूरीज होते हैं। दो टाइप के लीगल हेयर्स होते हैं। पहली चीज, अगर बच्चे नहीं हैं और हस्बैंड की डेथ हुई तो वाइफ का शेयर 1/4 हो जाता है। अगर बच्चे होते हैं तो 1/8 रहता है। जो इतने पेरेंट्स भी अलाइव हैं ऑफ द डिसीज्ड जिसकी डेथ हुई उसको 1/6 पार्ट मिलेगा। तो मदर अलाइव है, इनके फादर अलाइव है, इस मुस्लिम मेल की जिसकी डेथ हुई तो 1/6 मदर का, 1/6 फादर का, 1/4 किसका है? बाकी प्रॉपर्टी, अब इनके बच्चे नहीं है, ब्रदर्स और सिस्टर्स में बांट दी जाएंगी इस तरह से कि हर ब्रदर का शेयर डबल होगा सिस्टर से। यही मुस्लिम लीगल हेयर्स हैं एज पर द मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1937 या शरीयत, है ना। ब्रदर एंड सिस्टर रिप्लेस द चिल्ड्रन। राइट। हाँ, अगर ये फीमेल होती तो आधा हस्बैंड को मिल जाता और बाकी आधा उसके पेरेंट्स में डिवाइड हो जाता। राइट। अब ये सारी स्थितियां आपको क्या कहते हैं? पारसीज में तो पारसीज बता देते हैं। पारसीज में दोनों पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे तो ही नहीं, इनमें बराबर बांट दी जाएगी, इक्वली डिवाइड इक्वली हो जाएगी। वो तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फेयर लगता है। चलिए, अब इन सबको अवॉइड करने का तरीका क्या है? विल बनाए। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो विल बनाए। राइट। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप बता रहे हैं, विस्तार से आप बता रहे हैं कि विल बनाना ज़रूरी है अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट से आप अगर बचना चाहते हैं तो। सर, कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं, वो हम इंक्लूड कर लेते हैं। लखनऊ से नीरज मिश्रा हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, क्या हम अपनी संपत्ति किसी एनजीओ को दे सकते हैं? इससे पहले भी आपने बिल्कुल दे सकते हैं, पर जिस एनजीओ को दें उसकी अच्छे से जांच कर लें। राइट। दो चीज़ें आप देखें कि इस एनजीओ को सेक्शन 12A का बेनिफिट मिला है और ATG में रजिस्टर्ड है या नहीं, इसकी मान्यता क्या है और इसके पास्ट वर्क्स क्या है, इसके ट्रस्टीज कौन है, कौन इसको चलाता है और कितनी जेन्युइन है ये। राइट। और आप दे कैसे सकते हैं? आप अपनी विल से दे सकते हैं, अपनी ट्रस्ट बना के दे सकते हैं, किसी भी तरह से दे सकते हैं। अगर आपकी डेथ के टाइम ये एनजीओ नहीं रहती किसी कारण से तो ये किस टाइप के उस पर जाएगा, एनजीओस पे, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप बाय नेम दे सकते हैं, बाय टाइप दे सकते हैं, दोनों तरीके से दे सकते हैं। बिल्कुल। सर, जयपुर से विनोद पूछ रहे हैं कि अगर कोई विल को चेंज करे तो क्या होगा? मान लीजिए विल बना ली है स्टार्टिंग में और उसके बाद क्या बाद में वो किसी तरीके की चेंज अगर कोई करना चाहे तो फिर क्या होगा? विल इज ऑलवेज रेवोकेबल। राइट। आप एक विल में लिखो मैंने इररेवोकेबल विल बनाई, अगले दिन चेंज कर सकते हो कि विल बाय नेचर इज रेवोकेबल, मतलब ऑलवेज चेंजेबल। राइट। विल को चेंज करने का तरीका क्या है? विल को चेंज करने का तरीका क्या है? उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है, इसे कहते हैं कोडिसिल। कोडिसिल इज अ डॉक्यूमेंट विच चेंजेस सम पार्ट ऑफ द विल। राइट। तो जैसे मैंने कहा कि पैरा 5 इस विल का जो मैंने ओरिजिनली बनाई, ये मुझे ये नहीं रखना, मुझे कुछ चेंज करना है, तो एंटायर विल नहीं बनाओगे आप दोबारा। Okay. आप खाली एक डॉक्यूमेंट बनाओगे जो पैरा 5 बताएगा, पैरा 5 उसमें से पढ़ना, इसमें से पढ़ लेना। इसको कहते हैं कोडिसिल। तो कोडिसिल बना सकते हैं या आप एंटायरली न्यू विल बनाएं और दोनों को रजिस्टर करा दें। लेकिन सर, अगर मान लीजिए विल को ही कोई चैलेंज करता है फिर
तो विल इज ऑलवेज चैलेंजेबल, राइट। चैलेंज करने से नहीं रोक सकता मैं, पर हाँ मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि इसको चैलेंज करने के बाद जो चैलेंज कर रहा है वो चैलेंज को जीतेगा नहीं, और उसके लिए मुझे कुछ सावधानियां बरतनी होंगी विल में। पहली बात, मुझे इस विल को प्रॉपरली टाइप करना पड़ेगा, एटलीस्ट 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे जिसमें पर्पस लिखा हो विल। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि 2 विटनेसेस के सामने इसमें साइन करे, और वो दोनों विटनेसेस ने एक दूसरे को साइन करते हुए देखा, मुझे भी साइन करते हुए देखा। तीसरा, मैं इसको रजिस्टर कराता हूँ एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। अब इसको चैलेंज करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि विटनेस पक्के हैं, रजिस्ट्रेशन पक्का है, इसकी कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। पर मैं कह रहा हूँ मुश्किल है, असंभव नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी विल बनी ही नहीं जिसको चैलेंज ना कराया जा सकता, और ये विल की सबसे बड़ी कमी है। जो पूरी करता है ट्रस्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रस्ट आपने अपने जीवन में बनाई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, आपके जीते जी होगा चैलेंज, और आपके जीते जी कोई चैलेंज नहीं करता। आपके मृत्यु के बाद ही लोग चैलेंज करते हैं, क्योंकि आप डिफेंड करने के लिए हो ना अभी तो। आप जो डिफेंड करने के लिए नहीं होगे तो लोग चैलेंज करेंगे। राइट। और आमतौर पर लोग सिर्फ बैंक, अगर कोई भी अकाउंट है उसमें नॉमिनी पहले से ही जो दर्ज है वो करवा देते हैं, और उसके बाद फिर वो फ्री हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। क्या नॉमिनी कानूनी मालिक का जो हक है वो देता है, वो कानूनी मालिक बन जाता है उसका? नहीं, नॉमिनी इज नॉट द ओनर, नॉमिनी इज जस्ट द केयर टेकर और द कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी। ये हम बार बार बताते हैं। तो नॉमिनेशन पे विश्वास ना करें। नॉमिनेशन करने से आप किसी को मालिकाना अधिकार नहीं दे रहे, नॉमिनेशन देकर आप उसे खाली बांटने का अधिकार दे रहे। इंडिया में 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पे नॉमिनी ओनर बन जाता है। पहला है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि 2015 के अंदर बेनिफिशियल नॉमिनी आया। अगर आपने नॉमिनेशन अपने स्पाउस, पेरेंट या चाइल्ड के नाम किया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो वो कानूनी रूप से नॉमिनी ओनर बन गया। और दूसरा है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी नॉमिनी ओनर बन जाता है। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल, इंक्लूडिंग फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डीमैट अकाउंट्स, सोसाइटी फ्लैट्स, इन सब में नॉमिनी खाली केयर टेकर है, ओनर नहीं है। ओके, बिल्कुल। सर, मान लीजिए कोई भी चाइल्डलेस कपल एस्टेट प्लानिंग शुरू कर रहा है, तो किस तरह, अगर उसको अपडेट करना है तो क्या किसी तरीके का अपडेट उसमें हो सकता है? कैसे अपडेट उसे करना चाहिए? नहीं, तो वो डिपेंड करता है आपने डॉक्यूमेंट क्या बनाया और वो डॉक्यूमेंट अपडेटेबल है या नहीं। विल इज ऑलवेज अपडेटेबल। विल तो हमने कहा कि हमेशा रेवोकेबल होती है, चेंजेबल होती है, कितनी बार भी चेंज करो। हाँ, पर अगर चाइल्डलेस कपल ने जॉइंट विल बनाई है और एक की डेथ हो गई तो सर्वाइवर चेंज नहीं कर सकता, अब वो इरेवोकेबल हो गई, वो याद रखिएगा। ट्रस्ट भी कई तरीके की होती है, रेवोकेबल, इरेवोकेबल, डिस्क्रिशनरी, स्पेसिफिक। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ट्रस्ट आप डिसाइड बता सकते हैं कि भाई ये चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, राइट। जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक लेटर ऑफ गार्डियनशिप, तो वो तो इनका चाइल्डलेस कपल है, इसको तो जरूरत ही नहीं होगी। लाइक स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी, इसको चेंज कराया सकते हैं, वो रेवोकेबल होती है, राइट। जिससे कि आपको सर्वाइविंग स्पाउस को आप अपने एसेट्स को ऑपरेट करने की पावर जिससे आप देते हो, अगर मैं इनकैपेसिटेट हो जाऊँ, है ना, बीमार पड़ जाऊँ, कोमा में चला जाऊँ, पैरालिटिक हो जाऊँ, मेंटली अनसाउंड हो, उसको आप चेंज कर सकते हो कभी भी, राइट। लिविंग विल इज ऑल्सो चेंजेबल, जिसमें एंड ऑफ लाइफ डिसीजन लेते हैं, तो ये सब चीज़ चेंज हो सकती हैं आराम से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, एस्टेट प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं। मान लीजिए सर, कपल्स अगर जो चाइल्डलेस कपल्स हैं, अगर वो एस्टेट प्लानिंग कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? तो चाइल्डलेस कपल, जैसे सबसे पहले मैंने कहा, कम्युनिकेशन इज की, कि आप एज कपल्स डिसाइड करें कि हम दोनों में से एक नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम दोनों नहीं रहेंगे तो क्या होगा। वो एग्रीमेंट क्रिएट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर जो हम दोनों चाहते हैं इन स्थितियों में वो कैसे होगा, और कैसे हम इंश्योर करेंगे अगर ये चीज़ जो हम चाहते हैं यही हो और कुछ ना हो। तो इस बारे में आप बात करें, विशेषज्ञ की सलाह लें, वो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करें, प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करें, उसके टाइटल्स चेक करें, उसमें नॉमिनेशन ठीक करें,
बहुत सारी चीज़ें, आप लेटर ऑफ गार्ड, वो आप स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी बनाएं, आप लिविंग विल बनाएं, एक दूसरे को राइट दें एंड ऑफ लाइफ डिसीजन डिसाइड करने का अंडर वेरियस सिचुएशन। तो वो सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप बहुत आसानी से अपनी एस्टेट प्लानिंग बहुत आराम से कर पाएंगे। बिल्कुल। और जॉइंट मिरर विल के बारे में भी आपने बताया था, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बहुत ज़्यादा जरूरी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, विस्तार से आपने बताया कि चाइल्डलेस कपल्स अगर स्टेट प्लानिंग करते हैं तो किन बातों का ध्यान वो रख सकते हैं और साथ ही क्या क्या उनको करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, एस्टेट प्लानिंग सिर्फ बच्चों वाले परिवारों के लिए ही नहीं है, बल्कि चाइल्डलेस कपल्स के लिए भी और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सही समय पर विल या फैमिली ट्रस्ट बनाकर आप अपने भविष्य और संपत्ति दोनों को सुरक्षित कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तब क्या होगा में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए अमर उजाला द बोनस।